जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक की जगह पे 10-10 मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करा जा रहा है किसी भी वजह से। आप किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, चाहे आपकी जॉब चली गई हो, चाहे मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, सैलरी से ज़्यादा आपकी ईएमआई हो चुकी हैं, चाहे कहीं और पे आपको कोई आर्थिक संकट आया हो, फिर ऐसी कोई भी परेशानी आपको हुई हो। तो ये जो आज का वीडियो है ये आप ही लोगों के लिए होने वाला है। इसके अंदर मैं जितने भी पर्सनल लोन्स हैं, जितने भी एनबीएफसीज के लोन हैं, जितने भी बैंक के लोन हैं, इनके रिकवरी एजेंट किस तरीके से प्रोसेस चलता है रिकवरी का, किस तरीके से उसको रोकना है और किस तरीके से अपनी सेटलमेंट कम से कम रुपए के अंदर करवानी है। आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, मेन सारे पॉइंट आपको बता दूंगा, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितने भी अनसिक्योर लोन है, चाहे कोई पर्सनल लोन हो, चाहे कोई एजुकेशनल लोन हो, बहुत सारे एजुकेशनल लोन जो है वो पर्सनल लोन ही रहते हैं एक तरीके से, मतलब अनसिक्योर लोन ही रहते हैं। लोग उसके अंदर डरते रहते हैं कि यार मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अब होता क्या है, एजुकेशनल लोन में लोग अपने बच्चे वगैरह जैसे कहीं अब्रॉड वगैरह भेज रखा है या फिर यहीं पर कहीं पढ़वा रहे हैं, तो जब उनकी जॉब वगैरह नहीं लगती तो वो लोग इसी डर में रहता है कि इसको किस तरीके से पे करा जाएगा। तो साथियों, अगर आपका लोन अनसिक्योर है किसी भी तरीके का, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन है। बहुत सारे भाई मुझसे बोलते हैं ना कि सर मेरे पास लोन नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके की प्री अप्रूव्ड लिमिट ही है। ठीक है, वो भी एक तरीके का प्री अनसिक्योर ही लोन है। ओके, और चाहे तो कोई क्रेडिट लाइन हो गई, जैसे बहुत सारी क्रेडिट लाइन आती है ना, फ्लिपकार्ट में आती है और बहुत सारी एम पॉकेट के अंदर आती है, ऐसी बहुत सारी लाइन्स आती हैं। ठीक है, क्रेडिट लाइन, तो उनका भी पैसा अगर आपने ले रखा है और आप पे भी चुकाया नहीं जा रहा है तो चिंता वाली कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से रिकवरी का प्रोसीजर चलता है और कैसे इसको रोकना है। ठीक है, साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगती है, मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। तो पहली चीज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले मेन पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं कि रिकवरी किस तरीके से स्टार्ट होती है। मेन पॉइंट पे आता है। ठीक है, तो देखो साथियों, जैसे ही आप लोन डिफॉल्ट वगैरह करोगे कभी भी, जैसे मान लो आपने कर लिया होगा तो आपको स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है, नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई बाउंस होगी। तो सपोज करते हैं आपकी 1 तारीख को ईएमआई बाउंस होगी। ठीक है, अगर 1 तारीख को ईएमआई बाउंस आपकी होती है या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो ड्यू होता है, तो शुरुआत के 2-3 दिन तो आपको कंप्यूटराइज कॉल आएंगे। ठीक है, शुरुआत के 2-3 दिन आपको कंप्यूटराइज कॉल आएंगे जो कि आपको रिमाइंड करेंगे कि आपका जो बिल है वो रह रहा है। ओके, कुछ एक दो भड़वी कंपनियां हैं जिनको मैं एक्चुअली में गाली देने का मन करता है, लेकिन वीडियो में दे नहीं सकते क्योंकि वीडियो बंद हो जाएगा उस तरीके से। तो वैसी कंपनियां हैं, जैसे कुछ एक दो का मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारा एक फाइनेंस है, ठीक है, फजाज फाइनेंस, समझ लीजिएगा किसका नाम लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इनके जो रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, ये लोग पहले दिन से ही कॉल करने लगते हैं या फिर 2-3 दिन बाद ही विजिट करने लगते हैं। तो इसका भी इलाज बताऊंगा। वैसे मैं मेनली सारे जो 90% है उनका पहले बताता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, आपको कुछ नहीं, कंप्यूटराइज कॉल वगैरह आएंगे। 1-2 दिन के बाद जब आप और पेमेंट नहीं करते हो तो आपको ये जो दल्ले और दल्लियाँ होती हैं, ज़्यादा दल्लियाँ फ़ोन कर रही हैं आजकल। ठीक है, दल्ले कम कर दिए हैं लोगों ने, दल्ले रिकवरी में ज़्यादा घुस गए हैं। ठीक है, होम विजिट वगैरह में ये लोग कॉल कम करते हैं। दल्ले आजकल आजकल दल्लियाँ कम फ़ोन करती हैं। ठीक है, आप लोगों को बुरा ना लगे, शब्दों का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये लोग जब आपको फ़ोन करेंगे, जो भाई इसको झेल चुका है उसको तो पता होगा, जो भाई इसको झेल नहीं चुका है, जिसके पास आगे चल के लोग कॉल करेंगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा में प्रयोग करते हैं बात करने का। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये लोग बदतमीजी करते हैं, ठीक है, आप पे कॉल पे कभी गाली गलौज करते हैं या फिर आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, एक इनका शब्द बहुत ज़्यादा फेमस शब्द है, जिस शब्द को ये लोग कहते हैं कि भाई साहब आपने लोन लिया क्यों अगर आपको चुकाना नहीं था। ठीक है, तो उस शब्द का मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। सिंपल, आपको एक शब्द के अंदर कहना कि भाई साहब तेरे बाप से लोन नहीं लिया था हमने। सिंपल बात है, आपको उनसे सीधे कहना है कि तेरे बाप से नहीं लिया था, बैंक से लिया था। अगर तेरे बाप का नाम ये फलाना टिमकाना बैंक है तो मैं भर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर तेरी बातें सुन लूंगा। आपको सिंपली ऐसे कहना है। आपको रिकवरी एजेंट की बातें कभी भी नहीं सुननी कॉल पे, उनसे ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास टारगेट है। ये जो आपको फोन आते हैं ना, ये बैंक से बन के बात करते हैं, बैंक से होते भी नहीं एक्चुअली में। ठीक है, जो रियल बंदा है, जो रियल बैंक में काम करते हैं, उनको लोन से आपके कोई मैटर नहीं है, समझे। वो लोग एग्ज़ाम क्रैक करके गए हुए हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरीके की वो क्वालिफिकेशन कर रखी है। ये जो रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन कर रही है, क्या क्वालिफिकेशन पे है, ये 10वीं पास है साले, इनको कहीं काम नहीं मिल रहा तो इसके अंदर लग गए। आप खुद ही सोच के देखो, कस्टमर की डेली दिन भर बैठ के गालियाँ खाते हैं, क्यों खाते हैं,
क्योंकि इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और कहीं जॉब नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, समझ लो। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कॉल पे वही कि लोन भर दो, ये कर दो, फलाना ढिमकाना। आपको शुरुआत से ही एक टॉपिक पे रहना, आपको सीधे कहना है कि इसको आरटीपी डलवाइए, मैं आगे चल के राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट करूंगा। कई भाई लोग पूछते हैं कि आरटीपी का मतलब क्या है, तो भाई आरटीपी का सिंपल एंड शॉर्ट मतलब है रिफ्यूज टू पे। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि यार मैं सीधा मना क्यों कर दूं, रिफ्यूज टू पे क्यों कर दूं, तो मेरे भाई ये रिकवरी की भाषा है, समझ रहे हो। रिकवरी एजेंसी आपको फोन करती है, बैंक आपको फोन नहीं करता। अब होगा क्या, मान लो तो आप ये बोल देते हैं कि मैं बाद में पेमेंट करवाऊंगा, तो बाद का मतलब ये लोग ये भी डाल सकते हैं कि 1 घंटे बाद पेमेंट करवाएगा कस्टमर, तो 1 घंटे बाद आपके घर पर रिकवरी एजेंट गिरा है आके कि भाई साहब पेमेंट करवा दो, या फिर नेक्स्ट डे का डलवा दें या नेक्स्ट हफ्ते का डलवा दें, है ना। लेकिन आपके पास तो अभी पेमेंट नहीं होगी और ना ही हो सकता कि 2-4-5 महीने कुछ हो पाए आपका, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको सिंपल रूप से कहना है कि आरटीपी डाल दीजिए, रिफ्यूज टू पे। एक बार आरटीपी पड़ गया तो आपको कॉल्स आना बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और रहती है, कई भाई लोग क्या करते हैं, डर के हमारे कॉल्स वगैरह बंद कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉल ज़्यादा दिन बंद करके रखते हो तो आपके घर पर जो होम विजिट्स हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इस पर आप एक काम कर सकते हो, आपको अगर 100 कॉल आती हैं तो आप 1-2 कॉल उठा के उन्हें आरटीपी और बाकी सारी चीज़ें समझा सकते हो, ठीक है। ऐसे में अगर कोई रिकवरी वाला गाली देने लगता है तो भाई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर वो एक गाली देता है तो आप 10 दो, मेरा सिंपल एक फंडा है, समझ लो। अगर वो आपको एक गाली देता है तो आप उसे 10 गाली दो, ठीक है। अगर खुद से नहीं दे पा रहे किसी की कॉल फॉरवर्डिंग ले सकते हो या फिर सीख सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर भी 2-4-5 रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं ज़्यादा नहीं डालता लेकिन पड़ी हुई है, ठीक है। आप उनको सुन सकते हो आराम से, ओके। या फिर अगर चाहो तो कॉल फॉरवर्डिंग ले सकते हो हमारी, ठीक है। ऊपर नंबर आ रहा है, उस पर संपर्क करके हमें व्हाट्सअप पर। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जब कॉल्स वगैरह कब तक चलते हैं, तो कॉल्स वगैरह चलते रहता है जब तक आप सेटलमेंट नहीं करते, उनकी संख्या कम होती रहती है, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, आपको 21 दिन तक तो कॉल ही आएंगे, 21 दिन बाद आपकी होम विजिट की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ होम विजिट की प्रक्रिया होने से पहले उसको रोका कैसा जाता है, ठीक है। होम विजिट होगी, वही चीज़ है, वही रोना है कि पैसा की पेमेंट करवा दो, वो लोग बोलेंगे, ठीक है। अगर होम विजिट अभी हो रही है तो आप उन पर सिंपली बात है 3 डॉक्यूमेंट उन पर मांगना बहुत ज़रूरी है। उन 3 डॉक्यूमेंट्स के बिना आप उनसे बात मत करो, कोई बात करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि तुम उनसे बात करो, तुम्हें उन्हें बोलना ही ज़रूरी है या फिर वो तुम्हारे घर पे आएंगे ही आएंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो लात मार के उन्हें निकाल दो घर से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि जूता मार के अपना रिकवरी वालों को भगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे हमारा सपोर्ट है, समझ रहे हो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो देखो उनके पास एक आईडी कार्ड मैंडेटरी है और उस आईडी कार्ड पे उनका नाम, पता, एजेंसी वगैरह सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कई भाई लोग क्या करते हैं कि एजेंसी का आईडी कार्ड होता है ना उनके पास, तो उन पर बोलता है कि बैंक का नाम तो लिखा नहीं है। एजेंसी का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि एजेंसी ऑथराइज होती है बैंक से, ओके। और दूसरा ऑथराइजेशन लेटर तो मैंडेटरी है ही है, ठीक है, कि कब से कब तक आ सकते हैं, कब से कब तक नहीं आ सकते, ओके। और सेकंड होता है डीआरए का लाइसेंस, ओके। या तो रिकवरी वालों का होगा या तो फिर एजेंसी का होगा, दोनों में से किसी एक ना एक का डीआरए का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बंदा सर्टिफाइड ही नहीं है रिकवरी करने के लिए, समझ रहे हो। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर कम से कम जो होती है वो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है एक रिकवरी वाले की, कि किस तरीके से रिकवरी करी जाती है, कैसे बात करी जाती है। लेकिन ये जो दलाल आपके घर पे आते हैं, ये क्या 100 घंटे की, इनकी 2 घंटे की ट्रेनिंग भी नहीं होती है, समझे। अब ये मेन चीज़ है कि कई लोग बात नहीं कर पाते। आप लोगों को पहले मैं तो बता देना चाहता हूँ कि अगर ये लोग चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, रिकवरी वाले ये सब चीज़ें नहीं दिखा रहे, तो आप सिंपल एक काम करो, अपने जेब से अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लो, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र क्या है, आपका फ़ोन है, आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक है। आप फ़ोन निकालिए और शुरुआत से एंड तक इनकी रिकॉर्डिंग करिए, सीधे मना कर दीजिए मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जो करना है कर ले। ये अपनी तरफ से कुछ भी राम कथा गाते रहे, आप इन्हें मना करो, सिंपली बात है, ठीक है। जो भी बोलना है इन्हें मना करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उनसे बात करो, उनकी आप बातें सुनो या फिर कुछ भी करो, लात मार के निकाल दो, वो बंदे ऑथराइज नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट वगैरह होते भी तो आपकी मर्जी, आप बात करना चाहो तो करो, नहीं बात करना चाहो तो मत करो, भगा दो सालों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर 1 बार या 2 बार कोई रिकवरी वाला आता है तो हम सह जाएंगे, लेकिन ये लोग डेली डेली आते रहते हैं, या फिर मैं घर पे मौजूद नहीं होता, मेरी फैमिली में कोई और होता है, तो कैसा करा जाए, तो भाई वही बात है, आपको आरबीआई में और ट्विटर वगैरह पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, उसको अलग तरीके से आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पे कंप्लेंट होगी 30 डेज के बाद, उससे पहले आपको ट्विटर पे और बैंक के मेल आईडी पे और जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर कंप्लेंट करेंगे, सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है। आप चाहे तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क करके पूछ सकते हो कि कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार आपकी कंप्लेंट आरबीआई वगैरह में चली जाती है तो आपकी रिकवरी वैसे भी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
वहाँ पर आपकी कंप्लेंट चली जाएगी, और एक बार आरबीआई में जिसकी कंप्लेंट चली जाती है उसकी रिकवरी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, विजिट वगैरह तो बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा मेन पॉइंट क्या है, जो कि सेकंड सॉरी थर्ड। ठीक है, एक चीज़ और डर लगा रहता है लोगों को, यार लीगल नोटिस आ गया, लीगल नोटिस आ गया तो जेल जाना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर कट कर देना चाहता हूँ, किसी भी पर्सनल लोन में या किसी भी अनसिक्योर लोन के अंदर और क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जेल नहीं हो सकती है। ठीक है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर सेक्शन 25 तो होता है या फिर चेक बाउंस तो होता है, मैंने चेक दे रखा है नहीं है। तो मेरे भाई क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आपने लगा नहीं रखा होगा, चेक तो दे नहीं रखा होगा, और 99% बंदों ने अपने क्रेडिट कार्ड पे ईसीएस भी नहीं लगा रखा होता है। ठीक है, 1% ने लगा रखा तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर आएगा तो ज़्यादा ज़्यादा समन आ सकता है सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का। ठीक है, और समन को अभी इग्नोर करो, अभी पहले नोटिस पे ही आ जाता है। ठीक है, समन तो बाद में आता है, समन तो 3 महीने बाद की कहानी, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं। 3 महीने से पहले पहले आपको आर्बिट्रेशन के सेक्शन 25 के या फिर चेक बाउंस के नोटिस वगैरह आएंगे। ठीक है, आपको उन नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, रिप्लाई लिखवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन में आपको रिप्लाई लिखना रहता है। एक बार रिप्लाई में अपना ऑब्जेक्शन डलवा दोगे, वो लोग आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर अपॉइंट कर दिया है तो आगे प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी, अगर प्रोसीडिंग कर ली है, अवार्ड पास करने जा रहे तो अवार्ड पास नहीं होगा, और अगर इन्होंने जाली अवार्ड भी पास कर दिया तो उसके ऊपर भी चैलेंज नोटिस लग जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आर्बिट्रेशन को जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्शन पड़ जाए आपका, आर्बिट्रेशन प्रॉपरली तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आर्बिट्रेशन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे वही है भाई साहब की सेक्शन 25 है, चेक बाउंस का नोटिस आया तो क्या करा जाए। तो मेरे भाई एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि 99% बंदों पे तब तक केस फाइल नहीं होता जब तक वो नोटिस को इग्नोर नहीं करते। ठीक है, आप जो सिंपल नोटिस आता है, जो उनके एडवोकेट के पैनल के थ्रू आता है, उस नोटिस का अगर आप रिप्लाई लिखवा दो तो आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा, 99% चांसेस है। और बताओ, ठीक है, उसका आप एक बार ऑब्जेक्शन लिखवा दो कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, मान लेते हैं कि चलो आपका ईसीएस बाउंस हुआ है, ठीक है, मेरी तरफ से डिफॉल्ट हुआ है, बट मैं आगे चल के सेटलमेंट करने वाला हूँ, एक काम करिए 20% सेटलमेंट कर लीजिए। समझे, कोर्ट भी पागल नहीं है यार कि कोर्ट ऐसे ही कोई भी केस उठा के आपके माथे मल देगा, समझ रहे हो, कि भाई साहब इसके ऊपर केस डाल देते हैं। वो लोग भी समन इशू करने से पहले 10 बार देखते हैं, वहाँ पर भी चेकिंग होती है कि ये केस के डॉक्यूमेंट रियल है कि नहीं है, सारी चीज़ें है कि नहीं है। ऐसे ही किसी के ऊपर कोई केस फाइल नहीं हो जाता, समझे। और पहली बात तो ये सेम डिबेलेबल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल में भी आता है, वो सिविल में भी आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम डिबेलेबल ऑफेंस है, कुछ परेशानी होने वाली नहीं है। आप एक तरीके से नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखवाइए, खत्म करिए कहानी। अगर उसके बाद भी बैंक नहीं मानता, मान लेते हैं 3 4 5 महीने बाद आपके ऊपर केस फाइल कर भी देता है, फॉर्जरी का या फिर चेक बाउंस का या फिर सेक्शन 25 का, तो भी डरने की जरूरत नहीं। सेम डिबेलेबल ऑफेंस तीनों है। ठीक है, आपको पहले समन वगैरह आते हैं, आप वहाँ पर अपने लॉयर को भेज सकते हो, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई लॉयर वगैरह नहीं मिल रहा है तो आप कहीं और से करवा सकते हो, वरना मेरा भी नंबर ऊपर आ रहा है, मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आपका लॉयर वहाँ चला जाएगा, 1 2 3 डेट तो वो निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी चौथी डेट के बाद आप जाके वहाँ पर एक बार बेल ले लीजिए, एक दिन में काम खत्म कर लीजिए, बाकी केस चलता रहेगा। आगे चल के सेटलमेंट ही होती है, वहाँ पर भी 10 से 20% के अंदर सेटलमेंट आराम से हो जाती है। ठीक है, मेनली जितने भी बैंक है, जितनी भी एनबीएफसी, सबकी सेटलमेंट इतने में हो जाती है। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और सेटलमेंट में भी कुछ मेजरिंग होती है, सीधी सी बात है। अगर आप राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करवा रहे हो तो ही आपको 10 से 20% का ऑफर मिलेगा। ठीक है, राइट ऑफ कब होता है, राइट ऑफ होता है मेरे भाई, सीधी सी बात है, 6 से लेकर 9 महीने के बीच में। ठीक है, 6 से लेकर 9 महीने के बीच में आपका राइट ऑफ होगा, आपका लोन जो भी होगा, और उसके बाद ही आपकी सेटलमेंट अच्छे परसेंटेज पे होगी। तो आप समझ के चलें, इस तरीके से अपनी सेटलमेंट करें, कोई दिक्कत परेशानी कभी भी नहीं आने वाली। ओके, फेक सेटलमेंट से जरूर बचें। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सेटलमेंट से पहले कोई पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, सेटलमेंट से पहले कोई आपको पैसा नहीं देना होता। सेटलमेंट से पहले आपको कोई एक ही, जो लोग बोलते हैं ना कि आप एक ईएमआई की पेमेंट करवा दो फिर मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, आपके लिए सेटलमेंट ऑफर निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, कोई वो नहीं है। ठीक है, जब सेटलमेंट लेटर निकल के आएगा उसे 3 4 तरीके से वेरीफाई करें, मेल पे वेरीफाई करें, कस्टमर केयर से कॉल पे वेरीफाई करें, आप चाहे तो हार्ड कॉपी बैंक से निकलवा के वहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हो, मोहर वगैरह लगवा सकते हो। उसके बाद डेट, अमाउंट सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करें। ठीक है, आजकल ऑफलाइन तरीके से किसी काम में पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सेटलमेंट की पेमेंट करवा देते हो ऑनलाइन तरीके से, आपको 3 से लेकर 7 दिन के बीच में एनओसी और एनडीसी मिल जाएगा। ठीक है, वो मिल जाए, उसके बाद आपकी सेटलमेंट 100% तरीके से वैलिड हो जाती है, यहाँ पर बात खत्म होती है। उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा। मेनली सारे लोन्स के अंदर यही तरीका अपनाओ, इसके बाद कोई और कुछ खास नहीं करना आपको। ठीक है, ये जितना भी आपको डराया गया है, धमकाया गया कि ये होता है वो होता है फलाना ढिमकाना,
आपको डरने घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो था आज मैंने प्योर वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या नहीं होती है। आप इस वीडियो को समझ के चलें, और कोई दिक्कत परेशानी और कुछ हमसे जुड़ना चाहते हो और कोई प्रॉब्लम आपको है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर और कुछ जानना चाहते हो तो आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं उसके ऊपर प्योर वीडियो बना दूंगा और ना कमेंट में आपका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद।